जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। क्या बात है। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। वाह। शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है, गजब। हौसले जब टूटने लगे तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते थे। अंधेरे में ही मंजिल ढूंढ लेते हैं जुगनू, रोशनी के मोहताज नहीं होता। अरे क्या बात है सर, कि बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि मैं भी पहले ऐसा करता था मैं भी करता था, लेकिन बाद में पता मैं भी पहले ऐसा करता था कि एक एवरेज स्टूडेंट भी 80+ कैसे स्कोर कर सकता है, उसको अभी इन दिनों में क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा सब्जेक्ट अगर आपने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा रिजल्ट बर्बाद कर देगा। ऐसे सब्जेक्ट जिसको बच्चे अगर लाइटली ले लेना तो इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे का माइंडसेट कमजोर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश का। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश खराब हो गया तो समझिए आप एक लोकल लेवल पर सिमट कर रह जाएंगे। और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए आज हमारे पास, हम बोल सकते हैं लेजेंड ऑफ इंग्लिश, हमारे सर अब्दुल जी यहाँ हमारे बीच हैं। और सर आपको गाइड करेंगे कि इंग्लिश में किस तरीके से महारत हासिल किया जा सकता है और कम समय में कैसे बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। सर आप इतना समय निकाल करके, इतना कीमती समय निकाल करके आप हमारे पास आए हो, आपके लिए मतलब इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप मतलब अपने लाइफ का करीब 24 से 25 साल, जहां तक मुझे याद है, आपने इंग्लिश लिटरेचर को दिया है। तो ऐसे में अगर बच्चे हमारे साथ अभी जुड़ते तो उनको कितना फायदा हो सकता है वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सर अपने बारे में कुछ हमें बताएं, जिससे कि आपको भी भरोसा हो जाए कि आप जिस वीडियो को देख रहे हो ना, ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाला। जी सर। नमस्कार एवरीवन, मैं अब्दुल कतीब एज एन इंग्लिश लेक्चरर के रूप में पिछले साल से जब सर ने बताया है कि 20 से 25 साल के बीच में जो है वो काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं, जो कई अच्छी पोस्ट पर भी हैं, और कई जो है वो अच्छी कॉलेजेस में भी जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के साथ में जो है वो अपना कैरियर बना रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो है वो स्कोर करने में मदद करेगी। और इसके साथ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो एक हेजिटेशन रहती है, खास करके साइंस स्ट्रीम के या फिर जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सबसे बड़ी हेजिटेशन रहती है कि वो अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन कई बार जो है वो कंपलसरी इंग्लिश या हिंदी में जो मार्क्स उनके कम आते हैं उनमें वो झिझकते हैं, उनको हेजिटेट होती है। उस हेजिटेशन को दूर करने का आज पूरा का पूरा जो है वो IK सर के साथ प्रयास रहेगा। ये आपसे पूछेंगे मेरे से और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप करने हैं, किस किस तरह की आपको जो है उसके एग्जाम के दौरान प्रिपरेशन रखनी है, एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट के थ्रू हमसे पूछा था। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि बच्चों के आप उनके आंसर दे करके उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील करवाएं। बिल्कुल। और सर सबसे पहले तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम का भी समय है, बच्चों को भी अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि स्कूल में बहुत अलग अलग सेक्शन से बच्चे आते हैं, गाँव से भी आते हैं, शहरों के भी होते हैं, कोई अच्छे परिवार के होते हैं तो कोई बहुत पिछड़े परिवार के होते हैं। ऐसे में वो इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। तो एक बार क्या आप बताना चाहेंगे कि बच्चे इंग्लिश की अहमियत को कैसे समझे, या कुछ एग्जाम्पल दे करके आप उन्हें बताएं जिससे कि वो उस पर ध्यान दें। देखिए, इस मॉडर्न टाइम में ना इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आप किसी भी तरह के फील्ड को ले लें, उसमें इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो गई है। चाहे आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें या फिर किसी अदर जो फील्ड की बात करें, फॉरेन की बात करें, कहीं पर भी जाने की बात करें, कोई भी सर्विसेज में बात करें, तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। लेकिन खास करके हमारे जो है वो बच्चे जो रूरल एरिया से आते हैं, वो इस बात को जो है अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, और उनको ये एक फोबिया रहता है इंग्लिश का। और इंग्लिश का उनको क्या रहता है कि डर रहता है कि हम तो बैकग्राउंड हमारा ऐसा है, हम तो उस एटमॉस्फेयर में रहे नहीं है, हमारे तो इंग्लिश जो है वो 6 क्लास से स्टार्ट हुई थी, हम तो जो है वो आजकल की जो एकेडमिक चल रही है, प्रेप है, नर्सरी, उस
से हमने तो इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। ये उनका सबसे बड़ा जो है वो क्वेश्चन, उनके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि हम किस तरह से उसको गेन कर पाएंगे। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है अगर आप कंटिन्यूटी उसके साथ में जुड़े रहते हैं। इंग्लिश चाहे वो 6 क्लास से पढ़ी हो आपने, चाहे आप जो है वो हायर क्लासेस में पढ़ रहे हो, किसी में पढ़ रहे हो, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो जरूर जो है वो इंग्लिश में जो है वो आप अपने आप को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एक अगर देखा जाए ना तो बच्चों के बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, फैमिली में भी लोगों ने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया रहता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, उनका बेस ही कमजोर हो जाता है ना। तो अगर बच्चों, देखो मैं भी आपको बता दूं कि अगर आप कहीं जा करके फॉर्म भी फिल करते हो ना तो वो भी इंग्लिश में ही होता है। कभी अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते ऐसा नौबत आ जाए, लेकिन हॉस्पिटल में भी जब फॉर्म भरते हैं ना वो भी इंग्लिश में होता है। जब आप किसी मेडिकल रिपोर्ट को देखोगे वो भी इंग्लिश में होगा। तो ऐसे में अगर आप इंग्लिश को कम इंपॉर्टेंस दोगे तो आपका सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि आपका करियर भी चौपट हो सकता है, आपका वैल्यू डाउन हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर सर आप ही बताओ कि अगर हम मान लो इंडिया से बाहर निकल करके अगर यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें इंग्लिश की आनी चाहिए, इंग्लिश सबसे पहले आनी चाहिए, है ना। इंग्लिश में हो सकता है मे भी कई बार ऐसे स्टूडेंट है कि अपने को स्पोकन नहीं आती है, स्पोकन के कोई बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन आपको जो भी वहाँ के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, आने में जाने में जो भी फॉर्मेलिटीज मिलेगी वो सारी की सारी इंग्लिश में मिलेगी आपको। हाँ। और वहाँ के जितने भी मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, कहीं भी घूमेंगे, वहाँ पर जो भी आपको लिखे हुए हिंदी में तो मिलेंगे नहीं, इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश में बैंक हो या यहाँ तक कि बिलिंग जो आती है सब इंग्लिश में होता है। बताओ दोस्तों, अब ऐसे में उम्मीद है कि आप समझ रहे हो कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलो अब ज्यादा लेट ना करते हुए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक आप यहां तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को अपने जानकार लोगों तक, अपने बच्चों तक, अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक, जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि नीड है एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि हमारा ये स्पेसिफिक जो टॉपिक है, जो सेशन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। और एग्जाम में बच्चे अगर इस वीडियो को देख करके जाते हैं ना तो विश्वास कीजिए वो अपना 5 से 10 नंबर कटने से अवश्य बचा लेंगे। तो सर शुरू करते एक बार। सबसे पहले, क्योंकि हम बेसिक चीजें तो बच्चों ने कुछ जानते हैं, टीचर्स भी बता देते हैं, आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर बहुत कम लोग बात करते हैं, या फिर अगर बात करें भी ना तो वो माइंड से स्किप हो जाता है। तो सर पहला क्वेश्चन ये है बच्चों का कि रीडिंग सेक्शन में टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय जो है ना पढ़ने में निकल जाता है। तो रीडिंग सेक्शन में बच्चे कैसे टाइम को मैनेज करें? देखिए, बात करें रीडिंग सेक्शन की तो रीडिंग सेक्शन में पैसेज आते हैं और पैसेज काफ़ी लेंदी आते हैं। और लेंदी जब पैसेज आते हैं तो बच्चों के माइंड में सबसे पहली बात तो ये स्ट्राइक कर जाती है कि इतना बड़ा पैसेज है और इसके क्वेश्चंस के आंसर हम किस तरह से कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही उनके जो है स्ट्राइक कर जाती है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले दिए गए जो पैसेज है उस पैसेज को स्कीमिंग करें, उस पैसेज को स्कीमिंग करें। उसके बाद उसके दिए गए क्वेश्चंस जो है उनको पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उन पैसेज के क्वेश्चन के जो आंसर है वो पैसेज के थ्रू ही देने की कोशिश करें। स्कीमिंग करें मतलब ब्रीफली, यानी ज्यादा डीपली ना पढ़ें, ऊपर ऊपर से एक बार पूरे पैसेज को रीडिंग करें, पूरे पैसेज को रीडिंग करें। एक बार पढ़ेंगे तो आप मान के चलिएगा एक पैसेज को पढ़ने में आपको 8 या 10 मिनट लगेंगे, और इतना ही टाइम 5-7 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा। तो एक पैसेज के क्वेश्चन आंसर करने में आप 20 मिनट कम से कम जो है वो आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, 20 मिनट में आप कम कर सकते हैं उसको। और पैसेज के जो आंसर आपको देने क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन के आंसर कोशिश ये करें कि आप जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, वहीं से लिखने की कोशिश करें क्वेश्चन से, और उसके बाद पैसेज की लाइन लिखें, अपनी तरफ से लिखने की कोशिश ना करें। और पैसेज का जो क्वेश्चन है उसकी वेटेज आती है मोस्टली 1 मार्क की, तो ज्यादा लेंथी आंसर भी नहीं लिखें। ओके, उसका जो वोल्ट जितना भी है वेटेज है क्वेश्चन का, जितना 1 मार्क का है, तो 1 मार्क का मतलब होता है 50 to 20 वर्ड्स लास्ट है। तो पैसेज, अच्छा मैं पैसेज में स्पेशली अनसीन की बात करना चाहूंगा एक बार। अनसीन में अगर मेरे सामने अगर पेपर आया अनसीन का, तो मुझे पहले पैराग्राफ पढ़ना चाहिए या पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है वो पैराग्राफ को स्कीमिंग करें जल्दी। जो भी मेन फैक्टर है, इंपॉर्टेंट बात आती है, उसको अंडरलाइन करते हुए चलें। उसके बाद पहले क्वेश्चन को पढ़ते और क्वेश्चन का जैसे आंसर आपको मिलता है कि यहाँ पर है, तो उस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए आंसर लिखें। एज इट इज जो है वो आंसर ना लिखें। जैसे कई स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, पैसेज जैसी कॉपी होती है, जहां से स्टार्ट होती है जब तक फुल स्टॉप नहीं लगता वहां तक स्टॉप नहीं होती, ये नहीं है। आप क्वेश्चन जो जैसे दे रखा है उस क्वेश्चन के जो आंसर वहीं से स्टार्ट करें क्वेश्चन से, और उसके आगे जो चीज ऐड करनी है वो आपको पैसेज में से देखकर ऐड करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है
कि बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि मैं भी पहले ऐसा करता था मैं भी करता था, लेकिन बाद में पता मैं भी पहले ऐसा करता था कि पैसेज, जैसे पैसेज आ गया सामने, अब पैसेज पढ़ना शुरू, पैसेज पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट तो निकल जाते थे वहीं पर, अब वो भी आधा से ज्यादा तो समझ में नहीं आता था। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते थे और फिर वापस से हम पैसेज पे आते थे कि क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ है क्या, नहीं, स्ट्रेटेजी बदलना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मैं आपको सिंपलीफाई कर दूं कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस के कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, उसके बाद आप पैसेज में आना और फिर आप लिखना। और ये नहीं कि डायरेक्ट लाइन उतार दे, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट लाइन भी नहीं उतारनी है और अपनी तरफ से सेल्फ कंपोज भी नहीं करना है। पैसेज की लैंग्वेज के जो आंसर रहेंगे एग्जामिनर उन्हीं को मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो आंसर की आती है उस आंसर की में सिर्फ कीवर्ड आते हैं और कीवर्ड पैसेज के आते हैं। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं दोस्तों, नोट करना, ताकि आपके इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, जरा से मिस्टेक मार्क्स कट जाएंगे। ये तो हमने बात किया रीडिंग सेक्शन का। अब राइटिंग सेक्शन के बारे में सर आप कुछ बताओ, क्योंकि नोटिस वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज हो गया ना, बच्चे ना क्या करते हैं, इधर उधर आधा आधा पेज में कर देते हैं, या फिर लिखने में उनकी बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक बार राइटिंग सेक्शन आप क्लियर कर देते। देखो, राइटिंग सेक्शन में क्या होता है कि सीबीएसई और आरबीएसई दोनों पैटर्न में जो है वो शॉर्ट कंपोजिशन और एक लॉन्ग कंपोजिशन के नाम से दो टॉपिक चलते हैं। तो शॉर्ट कंपोजिशन की जो ड्राफ्टिंग होती है वो मोस्टली यूं मान के चलो 50 वर्ड्स तक करवाई जाती है, और लॉन्ग कंपोजिशन 100 से 150 वर्ड्स तक होता है। जब भी आपको किसी भी तरह का राइटिंग सेक्शन करना हो, हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करने की कोशिश करें, पहली बात तो ये। उसके बाद जैसा वर्ड लिमिट दे रखा है उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें। एक बात सबसे बड़ी बात, जैसे नोटिस है और रिपोर्ट है, लेटर राइटिंग है, इनका एक फॉर्मेट है, स्पेसिफिक फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो है मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर फॉर्मेट आपने किसी भी तरह से इनकरेक्ट फॉलो किया तो एग्जामिनर उसको फिर जो है वो यूं मान के चलो लाइटली चेक करता है और उसके मार्क्स जो है पूरे में से पूरे देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। हो सकता है जैसे पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, उसमें आप चाहो तो रिलेटेड कोटेशन भी लिख सकते हो, लेकिन कोटेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर कोटेशन आपने गलत लिखा तो ये रिस्की हो सकता है। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कोटेशन को मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर हो तब तो बिल्कुल एज इट इज लिखना होता है, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि अगर एज इट इज याद ना हो तो बच्चे कैसे लिखे, क्योंकि उसमें सिंगल लाइन में लिखो। फिर सिंगल लाइन में कोट का मतलब होता है कि अगर स्लोगन के पैटर्न में है या फिर इंपॉर्टेंट कोट के पैटर्न में, कपलेट पैटर्न में, यानी 2 लाइनों में आ रहा है जिसको अपन जो स्लोगन बोलते हैं, अगर 2 लाइनों में आ रहा है तो आप उसको जो है वो इजी गोइंग उस तरीके से लिखें, इन्वर्टेड कोमा में लिखें। अगर नहीं आ रहा है तो उसको एक सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश, डैश देके लिख सकते हैं आराम से। उसमें अगर मिस्टेक भी हो गया तो ध्यान रखना दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि सर ने जैसा कहा कि अगर आपने कोटेशन लिखते वक्त एज इट नहीं लिखा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख करके अगर आप उसमें अपने तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो तो मार्क्स कटेंगे। अगर रेलेवेंट टू द टॉपिक लिखें। टॉपिक जैसे पूछा गया, जैसे मान लीजिएगा टॉपिक की मैं बात करूं कि पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आया, उस पे ऐसे लिखना है, उस पे जो है अपने को आर्टिकल लिखना है, तो उससे रिलेटेड ही अपने पास कोटेशन होना चाहिए, वही कोटेशन लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी तक अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं बाद में नए वीडियो क्या नई चीजें आती हैं तो उसके फिर माइंड में वो उन पर ज्यादा फोकस चला जाता है, और नीचे वीडियोस आते हैं ना तो पता चलता है वो सेक्शन भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों अभी एक बार सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, अपने दोस्तों तक या फिर आपके जानकार में कोई भी बंदा बोर्ड एग्जाम दे रहा हो या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहा है, उस तक आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। सर बहुत सारे बच्चे, अपने भी बात पहले मैं भी करता था, सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स की, और लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज में मार्क्स तो इसके कटते हैं। तो सर आप एक बार स्पेलिंग मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड करें, कैसे ठीक करें, इस बारे में बता दो। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक के सबसे बड़े चांस जो है वो जब हम लॉन्ग राइटिंग करते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लॉन्ग राइटिंग का कोई भी, चाहे राइटिंग सेक्शन में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग कंपोजिशन की बात करें, जब भी लिख रहे हो तो उसमें आप हार्ड जो है वो वर्ड यूज न लेने के बजाय सिंपल वर्ड यूज लेने की कोशिश करें, एक बात। फिर दूसरी बात, अगर आप लिख रहे हैं, लिखने से पहले उस स्पेलिंग को मेमोराइज कर ले, याद कर ले कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ क्या। ये कई बार क्या होता है, लिख दिया और उसके बाद फिर उसको काट दिया, फिर दोबारा लिख दिया, तो इस तरह से जो वो ड्राफ्टिंग पूरी की पूरी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, लुक भी अच्छी नहीं आती। और फिर स्पेलिंग एरर का इतना ज्यादा कोई रोल नहीं रहता। अगर आप लेंदी पैराग्राफिंग कर रहे हो, पैराग्राफ में लिख रहे हो, तो उस कंडीशन में स्पेलिंग जो है इतना ज्यादा वेटेज नहीं रखती है। लेकिन नॉर्मली जो स्पेलिंग्स है, जस्ट लाइक स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, टाइटल में जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, उसको हाईलाइट करना, ये चीजें जरूर जो है वो मायने रखती है एग्जाम में। तो अगर हम लोग इस तरीके से आंसर लिख रहे हैं तो वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब कि आंसर को कितना लंबा लिखे, कैसे वर्ड लिमिट को सेट करें?
वर्ड लिमिट अकॉर्डिंग टू जो है वो क्वेश्चन की वेटेज देखना पड़ेगा। हाँ। कि जैसे मान लीजिएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाँ। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स। हाँ 30 to 40 वर्ड्स। बच्चे फिर क्या कई बार कंफ्यूज होते हैं कि काउंट करें कि कितने एक हो गए, यही क्या दिक्कत है, ज्यादा सबसे दिक्कत है। main दिक्कत यही तो है। आप यूं मान के चलो, मैं बात करूं एक सिंपल सेंटेंस अगर इंग्लिश का है जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं सेंटेंस के, वो सेंटेंस नॉर्मली 5 to 6 वर्ड जो है वो कंप्लीट करके लाता है एक सेंटेंस। तो आप यूं मान के चले मोस्टली 30 to जो है 40 वर्ड्स में आप जो है वो 3-4 लाइनें या 4-5 स्टेटमेंट जो है वो आराम से लिख सकते हैं। और लेंथी क्वेश्चन जब आता है, क्वेश्चन वेटेज मान लीजिए कि 4 मार्क्स की आती है, उसको 80 वर्ड्स में लिखना होता है, तो 80 वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसके सेंटेंस जो है वो बढ़ा दीजिएगा, 15, 16, 17 सेंटेंस कर दीजिएगा। फिर बाद में बात करते हैं बड़े वाले की, जैसे मान लीजिएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें 150 आता है या 200 जो वर्ड्स आते हैं, तो वो आपके जो है पेजेस के हिसाब से 1 या 1.5 पेज में आराम से इजी गोइंग कर सकते आ हैं। जाएगा। मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता दूं कि हम लोग जब कोई लाइन लिखते हैं ना, तो एवरेज उसमें 6 से 7 वर्ड ही होते जी, हैं। जी। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि 20 वर्ड लिखा है तो 20 ही लिखे, 20 हो नहीं, सकता है वो 18 भी हो जाए या 25 22 भी हो सकते हैं, 22 25 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे पीछे चलेगा। अगर 150 वर्ड तक बोला है तो हो सकता है कि आप 130 वर्ड में भी आंसर दे दो, 160-70 भी चला जाए, इसमें दिक्कत नहीं होता। वो बस बता के रखते हैं, वो हमारे लिए रहता है ताकि हम मतलब भटके ना भावनाओं में बहते हुए, कहीं पता चला कि आधा पेज का आंसर 1.5 पेज का कर दिया। ऐसा नहीं होना। दूसरी बात, वर्ड लिमिट की जो प्रॉब्लम है वो उन स्टूडेंट्स के पास आती है जिनके पास उनका कंटेंट नहीं होता, या तो कंटेंट होता तो वो फिर क्या करते हैं, या तो उसको ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक्सट्रीम राइटिंग भी जो है वो रिस्की है और लेस भी क्या है, रिस्की है, दोनों काम है। तो दोनों में चांसेस रहते हैं मार्किंग के जो है वो डिडक्ट होने के, जो मार्क के कटने के चांस रहते हैं। अगर आपने कम लिखा है, और कम लिखने का मतलब ये है कि फिर आप उस कंटेंट से रिलेटेड नहीं लिख रहे हैं, और ज्यादा लिख रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप पूरी जो है वो किसी भी चैप्टर को या पोइट्री को पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ड लिमिट आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। प्रॉपर बैलेंस होना, बिल्कुल टू द पॉइंट या टू द वर्ड। यूं मान के चलो WH वर्ड जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उस WH वर्ड का ही आंसर देने की कोशिश करें। यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आइडियाज हैं, आप कुछ और जो है किसी तरह का कोई थीम, मैसेज या फिर पोइट्री से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई कीवर्ड जोड़ना चाहते हैं, तो लास्ट में जोड़ने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उनको जो है जोड़ने की कोशिश ना करें। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मुझे स्टार्टिंग में पूछ लेना चाहिए था। बच्चे शुरुआत कैसे करें? MCQ से करें, जो आ रहा है उससे करें, या फिर कहीं मान लीजिए अगर इधर उधर से कर दिए तो जो पेपर चेक करने वाला है वो भी थोड़ा इरिटेट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फेज एक बार आप बता दीजिए ना, कि अगर आंसर शीट आ गया सामने जी, तो कैसे शुरू करें, क्या देखो, बेटर है? क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आंसर करने का एक फॉर्मेट होता है। आपको हमेशा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इजी पर चलना चाहिए, उसके बाद जो है वो मीडियम पर चलें और टफ क्वेश्चन लास्ट में करें। मतलब अगर मान लीजिए बाद वाला पहले भी कर दूं, अगर आता है तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत, लेकिन सेक्शन का जरूर ध्यान में रखें। जैसे सेक्शन ए है, क्योंकि 4 सेक्शन में बंटा हुआ पेपर आता है, रीडिंग में, राइटिंग में, ग्रामर में और लिटरेचर में। 4 सेक्शन में आता है। 4 सेक्शन में सेक्शन जो रहेगा वो सेक्शन को एक जगह ही कंप्लीट करना है। सेक्शन आप जो है इधर उधर नहीं कर सकते, मिसप्लेस नहीं कर सकते। ऐसे कि जैसे फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पहले पेज पे कर दिया, एक क्वेश्चन तीसरे पेज पर कर दिया, ये जो है नहीं रहता। दोस्तों नोटिस करने वाली बात है, ध्यान से समझना कि आप सेक्शन को आप मिसमैच नहीं कर सकते। अगर आपने मतलब जो सेक्शन आपके लिए ज्यादा इजी है, आप उस सेक्शन को पहले कंप्लीट करो, जिससे कि आपके मार्क्स ना कटे, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट हो जाता है ना। टाइम भी फिर क्या कम लगता है। जो इजी चीज होती है उसको अपन जल्दी कर पाते हैं, और जो चीज हार्ड लेते हैं फिर उसमें अपन टाइम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं तो फिर टाइम मिस मैनेजमेंट सबसे बड़ी सही बात है। और अगर गलत क्वेश्चन आपने पहले कर दिया ना, तो बाद में सही कितना भी कर लो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके आंसर शीट से ना एग्जामिनर का भरोसा उठ जाता है। मैं तो एक बात भी ये भी कहना चाहूंगा, आप जितना एग्जामिनर को रिलैक्स करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर एक ही बात में ना हमारा वीडियो का सार निकल गया है। ये बहुत जानने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसने इस बात को पकड़ लिया वो मार्क्स 5 से 7 नंबर इंक्रीज कर जाएगा। याद रहे, मैं सर बोलता हूँ इनको, आप 24 घंटा पढ़ लो, इससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फर्क पड़ता है कि आप आंसर शीट में प्रेजेंट क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन है ना। मतलब आप किचन में भले आप 10 घंटा बिताओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप भरोसा है ना, वो टेस्टी होना चाहिए। इसीलिए इस बात को समझो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स जो है ना, वो मतलब कुछ ऐसा कॉमन मिस्टेक्स बताइए जो बच्चे जानते हुए भी सोचते हैं कि सही किया है, लेकिन मिस्टेक कर बैठते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। ऐसे मिस्टेक्स एक तो सबसे बड़ा तो मिस्टेक्स ये होता है कि प्रॉपर
आप अगर फॉर्मेट का फॉलो नहीं करते कई बार तो पहला मिस्टेक फॉर्मेट का फॉलो नहीं करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए नोटिस का अपना एक फॉर्मेट है, लेटर राइटिंग का अपना क्या है, एक फॉर्मेट है, उसी तरह से आर्टिकल है, स्पीच राइटिंग है, इन सब का अपना क्या है, एक फॉर्मेट है। उसमें सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स के चांस रहते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है, ग्रामर की जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस में बच्चे जो है वो दिए गए क्वेश्चन को प्रॉपर वे से पढ़ते नहीं है, और उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है वो प्रॉपर, जैसे टेंसेज की बात करूं तो टेंसेज में एडवर्बियल आती है ज्यादातर। मोस्टली पूरा का पूरा क्वेश्चन एडवर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एडवर्ब ढंग से पढ़ी है तो उसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे, और एडवर्ब ढंग से नहीं पढ़ी और क्वेश्चन के दिए गए वर्ड्स को पढ़ करके अपनी तरफ से आंसर लिख दिया तो वो फिर आपकी मिस्टेक्स हो गई। नंबर तीसरी बात, अगली बात, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ना, तब आपके मार्क्स पूरे आने की पॉसिबिलिटी रहती है, वरना उसमें आप कॉमन एरर करेंगे तो एग्जामिनर कई बार पैराग्राफ के रूप में उसको पढ़ता भी नहीं है और मार्क्स जो है वो नॉर्मल कम करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है सीधी। मतलब और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा इसी में कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे लिख रहे हैं उसको टू द पॉइंट अगर लिखें तो उसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे, या फिर जो एक ही बार पैराग्राफ जैसा लिख दिए टू द पॉइंट में तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। वो तो सीधी सी बात है, लेंदी हो जाता पढ़ने में, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता होगा, तो इरिटेट भी हो जाता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब भी अपन भी कोई चीज देते हो, आई कैचिंग जो होती है ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। आप किसी जो लिख रहे हैं लेंथी क्वेश्चन को लिख रहे हैं और उसका आप टाइटल लगा रहे हैं, उसके आप हेडिंग लगा रहे हैं, उसके आप पॉइंट लगा रहे हैं, तो वो पॉइंट जो है वो एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हो सकता है वो पॉइंट देख करके उसके माइंड में आ जाए कि बच्चे को जब पॉइंट आ रहा है इसका मतलब इसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट भी सही लिखा है, उसने सही लिखा हुआ, तो मोस्टली जो है उस पॉइंट के थ्रू जो आगे बढ़ जाता है तो उसका अपने को बेनिफिट भी मिल जाता है कि पॉइंट के थ्रू उसने देख लिया तो आउट ऑफ आउट गेनिंग कर ले सकते, पता चल जाएगा कि बच्चे के नॉलेज तो है, लिखा है ना। बिल्कुल। जैसे दोस्तों अभी हमने सेक्शन की बात किया कि सेक्शन में जो आएगा वो पहले करना है ना, तो आपके अकॉर्डिंग सर बच्चे के लिए सबसे टफ सेक्शन कौन सा होता है, किस सेक्शन में गड़बड़ करते हैं? टफ सेक्शन सबसे बड़ा बच्चों के लिए मोस्टली जो है वो राइटिंग पोर्शन ही मानते हैं। राइटिंग, ग्रामर के तो क्या है फिक्स रूल्स हैं, जो रूल्स पढ़ लिए, जिसने अच्छी जो है प्रैक्टिस कर ली या पीवाईक्यू पेपर आप पूरा फोकस कर लिया तो फिर वो जो है वो ग्रामर वाले क्वेश्चन तो इजी गोइंग कर लेगा। और ग्रामर के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिलअप में आते हैं या फिर ऑप्शन में आते हैं, तो थोड़ा बहुत अज्यूमिंग भी कर लेते हैं उसके ऊपर अपन, थोड़ा बहुत जो उस पे तुक्का भी लगा लेते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एलिमिनेशन वाला रूल अपना लेते हैं कि ये तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा। मैंने देखा प्री पोजीशन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हाँ, कि ये तो सेट हो रहा है, ये सूटेबल है, ये जच रहा है, ये नहीं जच रहा, ऐसे करके जो है ग्रामर वाले पार्ट को तो कर लेते हैं कुछ बच्चे। लेकिन जो राइटिंग सेक्शन, उस राइटिंग सेक्शन में तो आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, लैंग्वेज आपको सिंपल रखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। वो लेंथी सब्जेक्ट होता है, उसमें जो है वो सबसे बड़ा लिखने में दिक्कत आती है बच्चों में। मतलब बच्चों आप ऐसे समझो कि सेक्शन वाइज तो हमने कवर कर लिया कि सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होता है, यानी कि अब आपको पता है कि आपको किस सेक्शन में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। फिर भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि अगर एग्जामिनर चेक करता है सर तो उसका कोई तो स्ट्रेटेजी होता होगा ना आंसर शीट चेक करने का। अभी तो हमने जितने बात की उसमें कुछ तो आंसर निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से इस पॉइंट पर डिस्कशन करें कि एग्जामिनर आंसर शीट चेक करते वक्त क्या सोचता होगा, तो उससे रिलेटेड एक बार बच्चों को गाइड कीजिए ना, जिससे वो अपने आंसर शीट को सुधार देखो, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो अपनी जो आंसर शीट है उसकी ड्राफ्टिंग सबसे पहले मायने रखती है। भाई गिवन क्वेश्चन की अपन हेडिंग लगाएं, उसके आंसर्स लिखें, आंसर लिखने के बाद उसको सेपरेट करें, हर क्वेश्चंस को अलग अलग सेपरेट करें। एक बात तो ये। दूसरी बात जो है वो जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना, एग्जामिनर के पास आप ये कहो कि शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, उनके आंसर की पूरी तो आती नहीं सर, नहीं। उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, कीवर्ड आता है। और जब कीवर्ड कोई वो फॉलो करता है तो वो जो आप कीवर्ड अगर सही लिखेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस जो है वो आंसर जो बिल्कुल क्या रहेंगे, सही रहेंगे, उनमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार कीवर्ड्स आप समझाएंगे सर? जैसे मान लीजिएगा पोइट्री है कोई, तो पोइट्री के अंदर उसका जो थीम है, पोइट्री के अंदर जो है उसका जो सेंट्रल आइडिया है, पोइट्री में किस के ऊपर जो है कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, वो उसका कीवर्ड होता है। मतलब उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। मतलब हम लोग 2 पेन अगर कहे एग्जामिनर में कि हाँ, मतलब एग्जाम में कि आप 2 पेन यूज कर सकते हो, तो फिर हम उसका ब्लैक इसका इस्तेमाल करके हाईलाइट कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। देखो एग्जामिन में ये रूल है कि आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, और ब्लैक पेन का यूज सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, टाइटल के लिए, या फिर जो है किसी चीज को अंडरलाइन करने के लिए, या फिर जो है वो पॉइंट लगाने के लिए आप कर सकते हैं। हाँ। आप ब्लैक पेन से यानी 2 लाइनें 3 लाइनें या एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते। हेडिंग के तौर पर आप चाहे 5-7 वर्ड तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, तो यूज कर सकते हैं। मतलब वो तो फिर आंसर शीट दिखने में और अच्छा, और ज्यादा अच्छा टेक्निक बन जाएगी। मतलब दोस्तों समझने की कोशिश करना कि हमने अभी डिस्कशन किया था कि जितना अच्छा आपका आंसर शीट होगा और जितना रिलैक्स माइंड से एग्जामिनर चेक करेगा ना, मार्क्स कटने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज को फॉलो जरूर करना। चलते हैं तब तक अगले क्वेश्चन पर। सर एवरेज स्टूडेंट
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जी। कि अभी हमारे वीडियो देखने वाले हो सकता है ऐसे भी हो जो अभी टेंशन में इस बात का इंतजार कर रहे हो, सर कुछ तो ऐसा टिप्स दे दो जिससे हम पास हो जाए। जी जी। हाँ, मीडियम वाले होंगे वो सोच रहे होंगे सर कुछ ऐसा बता दो 80-90 क्रॉस कर जाए, और कुछ बच्चे ऐसे वेट कर रहे होंगे कि सर टॉप करने का तरीका बता दो। तो मैं इन सबके क्वेश्चन को एक बार मिक्स करना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट भी 80+ कैसे स्कोर कर सकता है, उसको अभी इन दिनों में क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करे वो? उसको 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक तो ग्रामर का जो सेक्शन है उसको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, ग्रामर का सेक्शन जो अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में आप यूँ कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ कि ग्रामर का जो पार्ट है उसमें अपने को मोस्टली जो है वो क्वेश्चन के आंसर के अंदर हिंट दी हुई मिलती है, क्वेश्चन में हिंट दी हुई मिलती है। जैसे वर्ब मिल गई, उस वर्ब का यूजेस करना है, या फिर अपने को ज्वाइनिंग सेंटेंस करना तो कि इससे ज्वाइन कीजिएगा, इससे ज्वाइन कीजिएगा, तो इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। भाई एक अपन 2 लाइन 3 लाइन रट के याद करके लिखते हैं वो ज्यादा बेटर है, या फिर जो अपने को हिंट दे रखी है वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। तो एग्जाम में जो है वो ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से तैयार करें, ये सबसे बड़ा। दूसरी बात जो है वो बड़े वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें तो राइटिंग सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि राइटिंग सेक्शन जितना इफेक्टिव होगा उतना ही एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेस पड़ेगा। क्योंकि फिर वो ये सोचने लगेगा बच्चा अगर राइटिंग सेक्शन अच्छे से कर रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है इसको सेंटेंस पैटर्न भी आते हैं, इसको ग्रामर भी आती है, और ये क्वेश्चन आंसर जो आएंगे लिटरेचर से रिलेटेड जो भी आएंगे चैप्टर से रिलेटेड उनमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेगा। मतलब शुरुआत में ही माइंडसेट बन जाएगा एग्जामिनर का, और वो लाइटली चेक करेगा। अगर शुरुआत में अगर आपने उसको डरा दिया ना फिर तो मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है कि आपका एवरेज स्कोर कितना हो पहुंच रहा है। तो मायने रखता है वीडियो पूरा जरूर देखिए, इंप्लीमेंट जरूर करना है दोस्तों। लगभग हमने आपकी सारी इंक्वायरीज कवर कर ली है, मतलब कि ऐसे इंपॉर्टेंट हमने आपकी इंक्वायरीज के बारे में बता दिया है जिससे आप अपने मार्क्स को डिडक्ट होने से बचा सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं सर, अब उनकी बारी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी और माइंडसेट स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो टॉप करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में रहता है कि आखिर टॉपर्स क्या सोचकर लिखते होंगे, उनके आंसर शीट में ऐसा क्या होता है कि मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। वो आप एक बार उनकी माइंडसेट के बारे में बता दीजिए। देखिएगा, टॉपर का जो माइंडसेट है वो फिक्स होता है। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो मैं वही करूँगा कि कॉपी की जो ड्राफ्टिंग है वो सबसे बड़ी जो है वो माइंडसेट रखती है एग्जामिनर के लिए कि ये टॉपर है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, तो कॉपी जो है वो आपकी आंसर शीट इतनी इफेक्टिव नहीं होती। दूसरी बात, टॉपर्स जो है वो ये नहीं होता, कईयों के माइंड में ये रहता है कि टॉपर बहुत हार्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं या अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डालते। वो वही कंटेंट डालते हैं जो हमारे चैप्टर्स में होते हैं। वो थीम है, मैसेज है, या किसी तरह का कोई आइडियाज है या कीवर्ड्स हैं, उनको बड़े ही सिंपल वे से लिखते हैं और सिंपल वे से लिखते हैं और बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग के साथ लिखते हैं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो एग्जामिनर के माइंड पर इफेक्ट करती है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज और ग्रामर से रिलेटेड अगर पार्ट और पैसेज यानी कि रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड पार्ट अगर अच्छी तरह से तैयार है तो उसके लिटरेचर में मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी 100% है। मतलब दोस्तों बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि आपकी ड्राफ्टिंग सबसे पहले, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अपनी ड्राफ्टिंग को जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर दिया, सबसे बड़ी बात ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो ओवर राइटिंग कहीं करना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बहुत गंदा लगता है। शुरू के कम से कम आप 5 या 6 पेज तो बिल्कुल अवॉइड करें, सिंगल ही ओवर राइटिंग ना करें, तब जाके आपकी कॉपी की अच्छी ड्राफ्टिंग होगी, इसका जो है वो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन रहेगा। बिल्कुल, ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी लिखने की कोशिश ना करे, मतलब अपने लेटर की साइज थोड़ा सा नॉर्मल रखे। कहने का मतलब गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, चलेगा, नॉर्मल हैंड राइटिंग भी चलेगा, लेकिन लिखने का तरीका, फॉन्ट की साइज बराबर रखें, प्रॉपर गैप रखें, हर जो है सेंटेंस के बीच में या वर्ड के बीच में जो गैप आता है वो प्रॉपर गैप करें, और अकॉर्डिंग टू जो है पैराग्राफिंग लिखें, जिस तरह से पैराग्राफ कहाँ छोड़ना है, कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग लिखें, तो कॉपी की ड्राफ्टिंग अच्छी आती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों को बताया कि अगर ये पूरा बच्चे अगर सही तरीके से, अगर पूरी तरीके से फॉलो करे ना, तो मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो मेरे तरफ से है ठीक है, मुझे ये पूछना है कि एग्जाम के समय कम आता है, कम होता जा रहा है, मतलब बहुत कम समय हो गया है, तो अब इस ड्यूरेशन में लगभग मान लेते हैं कि लास्ट जो 7 डेज स्ट्रेटेजी है और लास्ट नाइट स्ट्रेटेजी है, वो आप एक बार मुझे बताइए कि लास्ट अभी 7 दिन पहले बच्चे क्या करें, और एग्जाम जिस दिन देने जाना है उस रात को बच्चे क्या पढ़े या ना पढ़े।
देखिए लास्ट के जो 7 डेज हैं उसमें आप यूँ मान के चलो कि शुरू के 1 या 2 दिन तो लिटरेचर पढ़ें। लिटरेचर के चैप्टर के जो भी आपके मैसेज थीम है, कीवर्ड्स हैं, या जो है जितने भी आप चैप्टर्स पोइम्स हैं उनको पढ़ें। उसके बाद आप जो है वो राइटिंग सेक्शन पर आ जाएं। राइटिंग सेक्शन करने के बाद जो है आप एक बार रीडिंग सेक्शन की जो पैसेज वगैरह उनकी जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसके बाद लास्ट जो पार्ट आता है वो आप ग्रामर को एक बार फॉलो करें, यानी 5वें दिन या 6वें दिन ग्रामर फॉलो करें और 6वें दिन एक बार फिर से पूरे पार्ट को क्या करें, रिवाइज करें। और 7वें दिन की बात जब करें तो 7वें दिन के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आप बिल्कुल कुछ भी ना पढ़े, नया तो कुछ बिल्कुल पढ़े ही नहीं। बिल्कुल ये ध्यान रखना, नया तो कुछ भी नहीं पढ़ना। आपके माइंड में आ जाए कि ये चीज मेरी अनटच थी तो मैं इसको पढ़ लूं, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। नई चीज या नए टॉपिक की तरफ आपको बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब बच्चे बहुत जगह ऐसे भी मिस्टेक करते हैं कि आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर मतलब एग्जाम हॉल में बैठ कर आंसर लिख रहे हैं, लेकिन लिखने से पहले जहां भी भूले थोड़ा सा भी, फिर उसके बाद वो अपना फ्लो टूट जाता है, तो फिर वहां से वो गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो शांत रहने का कोई तरीका, कोई टिप्स कि एग्जाम में शांत कैसे रहे? एग्जाम में शांत रहने के पीछे 2-3 रीजन है। एक तो अगर आपके पास फुल तैयारी है, अच्छा कंटेंट है और आपको अच्छी जो है वो कंपोजिशन पार्ट लिखने की, आपके पास जो है वो कंटेंट लिखने की, आपके जो है ग्रामर अच्छी तरह से आती हो, आपको सेंटेंस पैटर्न आपको अच्छी तरह से आता हो, आपके जो है वो रीडिंग सेक्शन अच्छी तरह से की हुई हो, राइटिंग सेक्शन अच्छी तरह से की हो, तो फिर दिक्कत नहीं आती कुछ भी, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं पर से घूमते रहते हैं, तो बच्चे उस पर आराम से रिलैक्स फील करते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ आपको नई पढ़ी हुई और वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसमें आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको मिलेंगे वो और में मिलते हैं। तो हो सकता है पहला पार्ट उसमें कुछ को थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा टफ हो सकता है, ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन सेकंड पार्ट हो सकता है इजी है, तो दोनों क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें। सही बात है, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए बस, है ना। सर मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेट करते हो अपने शायरीज के माध्यम से, मोटिवेशनल कोट्स के माध्यम से, तो फिर इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता है जहाँ लगभग बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं? कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, एक छोटी सी शायरी में कहना चाहूँगा, हौसले जब टूटने लगे, हौसले जब टूटने लगे, हौसले जब टूटने लगे तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते। क्या बात है। हौसले जब टूटने लगे तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते थे। अंधेरे में ही मंजिल ढूंढ लेते हैं जुगनू, रोशनी के मोहताज नहीं होते। अरे क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अंधेरे में भी मंजिल ढूंढ लेते हैं जुगनू, सोचो, अंधेरे में मंजिल ढूंढ लेते हैं जुगनू, उन्हें रोशनी की मोहताज नहीं होती, रोशनी की जरूरत नहीं होती। सही बात है, आप बिल्कुल आपने देखा होगा जुगनू को, उन्हें जरूरत नहीं होती, उनको अगर अपना फोकस बना रहे ना सर, अपने हार्ड वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये कहना चाहिए कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। क्या बात है। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता, मेहनत से समर जाती है जिंदगी, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है, गजब गजब। हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता, मेहनत से बन जाती है जिंदगी। सोचो दोस्तों, मतलब इस पूरे शायरी में ना पूरा जीवन का सार छिपा हुआ है, है कि नहीं? और आपने इसी के माध्यम से आपने वो सजेशन दे दिया ना बच्चे को कि अगर सही तरीके से समझ जाए ना, फिर वो अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अब तक आप वीडियो पर रुके हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ वीडियो शेयर जरूर करना। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हो, और बच्चों के रिजल्ट होने के बाद अगर बच्चे इस वीडियो को देख करके फॉलो करते हैं तो मैं चाहूँगा कि बच्चे अपना वीडियो बना करके भी हमें भेजें, मैं वो आपके साथ भी शेयर करूंगा, और वापस से सर को मैं बुलाऊंगा आपके रिजल्ट के बाद, इसी उम्मीद के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।